Audible to everyone? Zibanissa? नहीं आ रही आवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार एक मिनट, तज़ीन आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome to Mastering Revision session on behalf of premed.pk. So this is me, Tazeen Arif, a second year MBBS student of Dow Medical College. I'm here with my fellow mate Zebun Nisa. Zebun Nisa, am I audible to you? यस यस। Okay, Assalamu alaikum everyone. I am Zibun Mirza from Jinasan Medical University. I am a second year MBBS student. I have scored 178 marks in MDCAT and my merit number is 276. Now before going into revision tips, strategies, first हम लोग MDCAT को MDCAT का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, सही है। तो बेसिकली हमारे पास जो MDCAT एग्जाम है वो 3 आवर एग्जाम है और उसके अंदर हमारे पास 180 MCQs होते हैं, सही है। इट इज़ अ पेपर बेस्ड एग्जाम और इसमें हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये सबसे अच्छी बात है, सही है। उसके अलावा हमारे पास MDCAT का जो एग्जाम है वो 5 क्वेश्चन पर कंसिस्ट करता है, सही है। उसके अंदर हमारे पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश है। हमारे पास जो बायो का सेक्शन है वो 45% उस पर कंसिस्ट करता है और जो हमारे पास बायो का सेक्शन है वो सबसे बड़ा सेक्शन है MDCAT एग्जाम में। मतलब टोटल 180 MCQs में 45% बायोलॉजी के MCQs आते हैं, सही है। उसके बाद आता है हमारे पास केमिस्ट्री जो कि हमारे पास 25% MCQs है, देन फिजिक्स 20% और फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग जो कि दोनों 5% टोटल MCQs हैं। नाउ लेट्स मूव टू डिफिकल्टी लेवल। हमारे पास 3 टाइप के डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं, एक इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। अब हमारे पास अगर हम बात करें इजी लेवल की, तो इजी में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल बुक लाइंस होती हैं, लाइक जैसे जो सबसे फेमस लाइन है डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड उसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऐसी बेसिक बुक लाइंस आती हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि बहुत बेसिक से होते हैं, सही है, जिनका आंसर आप फॉलो कर सको, वो 50% MCQs के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 70% मॉडरेट। अब हमारे पास 70% मॉडरेट के अंदर हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं, सही है। अब हमारे पास जो मॉडरेट लेवल है ना उसके अंदर एक कम कॉन्सेप्ट्स वाला आते हैं, जिसके अंदर हम थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि आप उनको आराम से कर दो। उसके बाद हमारे पास 15% डिफिकल्ट आता है। बाकी अगर आप जैसे जितनी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करो और उस पर अपने आप जितने ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे और जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप वो जो डिफिकल्ट MCQs हैं जो 15% है वो भी आप आराम से कर दोगे। नाउ लेट्स मूव टू रिविजन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि तज़ीन कवर करेंगी। सो तज़ीन।
So, I know you are struggling with your huge syllabus and you are just hating this time. But relax. Here comes revision tips that help you to tackle this situation. So, first of all, plan your revision sessions with clear schedules. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, आपको जो है वो हर अपने प्रॉपर जी, स्केड्यूल बनाना होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको, मैं जी, ये नहीं कह रही कि आपको जो है वो, हाँ प्रोसीड। बोलोगे। हम वापस से शुरू कर सकते हैं। क्यों? अरे नहीं, वो कुछ इश्यूज हो गए तो वो कह दोबारा कर। लाइट इस पे है। Assalamu alaikum everyone. Sorry for the issues. We have to start again. Uh, Welcome to Mastering Revision session on behalf of premed.pk. So this is me, Razeen Arif, a second year MBBS student of Dow Medical College. I'm here with my fellow mate, Zibin Issa. So Zibin Issa, can you continue? Assalamu alaikum everyone. I am Zibinissa, a second year medical student at Jinnah Sindh Medical University. My MDCAT score was 178 and merit number was 276. Now let's start this session. Before going into revision tips and strategies, सबसे पहले हमें MDCAT structure एंड एमडीकेट डिफिकल्टी लेवल इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सही। सो हमारे पास जो एमडीकेट एग्जाम का स्ट्रक्चर है, एमडीकेट स्ट्रक्चर जो एमडीकेट एग्जाम है वो हमारे पास उसमें टोटल 180 एमसीक्यूज होते हैं एंड इट इज अ 3 आवर एग्जाम। सही है, इट इज अ पेपर बेस्ड एग्जाम एंड इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग एंड ये सबसे अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर हम एमडीकेट एग्जाम की बात करें तो एमडीकेट एग्जाम में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। सही है, हमारे पास एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम बायो की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 45 ऑफ टोटल एमसीक्यूज, मतलब 45% ऑफ टोटल एमसीक्यूज। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 20% एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश 5%। सही। तो हमारे पास जो बायोलॉजी है वो मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता है टोटल ऑफ 180 एमसीक्यूज। अब अगर हम उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। सही। एक है हमारे पास इजी, दूसरा मॉडरेट एंड तीसरा डिफिकल्ट। इफ वी टॉक अबाउट द इजी वंस तो ये बुक लाइन्स होती हैं या फिर बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। सपोज जैसे हमारे पास बुक लाइन है जो कि बहुत फेमस है, सबको ही आती है, डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज द आंसर इज ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसी मतलब ऐसी बुक लाइन्स होती हैं या फिर ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनके आप आंसर्स आप फॉर्म कर सकते हो। सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं 70% मॉडरेट एमसीक्यूज। अब ये जो हमारे पास ये एमसीक्यूज होते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं बट आप इनको भी इजीली कर सकते हो। सही है। फिर हमारे पास डिफिकल्ट लेवल आता है। अब उसके अंदर हमारे वो 15% होते हैं और उसके अंदर थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड होते हैं। तो अब आप इनको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, आप इसके लिए एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड करो। आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपकी जितनी अच्छी एमसीक्यूज पर ग्रिप होगी उतने ही आप आसानी से ये वाले एमसीक्यूज भी आसानी से सॉल्व कर दोगे। और ये 15% होते हैं। अब उसके बाद हम जाते हैं
रिविजन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि तज़ीन कवर करेगी। So, Zebunisa has elaborated the MDCAT exam structure. So now I'm here to explain you the revision tips. So I know you are all are struggling with your huge MDCAT syllabus and you are just hating this time, but relax. Here comes revision tips that helps you to tackle this situation. So first of all, plan your revision sessions with clear schedules. अगर आप अपने एग्ज़ाम स्केड्यूल्स का हिसाब स्केड्यूल्स बनाते हो प्रॉपर विद एवरी टॉपिक एंड चैप्टर ऑन ईच डे, तो उससे क्या होगा दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू टैकल द ह्यूज सिलेबस। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, क्योंकि इट्सेल्फ मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आई मेड स्केड्यूल्स बट आई डिडंट स्ट्रिक्टली फॉलो दीज स्केड्यूल्स। बट क्या है कि आपको एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि हाउ टू टैकल द ह्यूज सिलेबस। सो नाउ द सेकंड पार्ट इज सेल्फ क्विजिंग एंड विद फ्लैश कार्ड्स। अब हमारे पास देयर आर प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स आर अवेलेबल, क्योंकि बिकॉज बार बार चैप्टर से रिवाइज करना इज़ क्वाइट बोरिंग. So you can revise your whole chapter so quickly, because we all know that कि बार बार बुक से पूरा पूरा पढ़ना it's very boring. हमें लगता है कि हम जो है वो कोई भी चैप्टर बिल्कुल न्यू पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. So if you want to make your revision interesting and exciting, so go with flashcards with proper diagrams. Basically, this flashcard technique excites and encourages you without getting bored. So Pre-Med has excellent flashcards which encourages you to study. So now comes the space repetition concept. So what is space repetition? It basically means you are review your information at longer intervals to improve your long-term memory. मीन्स कि अगर आप कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद अपने किसी भी टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिविजिट करते हो तो उसको हम स्पेस रिपीटेशन कह रहे होते हैं. अब बेसिकली स्पेस रिपीटेशन हमारे पास क्यों ज़रूरी होती है? Because if we don't revisit the topic, if we don't make an effort to retain, so the memory of our information fades rapidly ना. So अब इसको करना कैसे होता है? सबसे पहले आपने फॉर सपोज कोई भी एक टॉपिक जो है वो आप पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ वेरी न्यू फॉर यू, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू यू. तो अब आपको क्या करना है कि इसको जल्दी जल्दी रिविजिट करना है. ठीक है, फॉर सपोज आपने एक टॉपिक अगर आज पढ़ा है तो यू शुड रिवाइज दिस टॉपिक नेक्स्ट डे. सेकेंड रिव्यू आप कब करेंगे? आप 2 to 3 days लेटर करेंगे. एंड थर्ड टाइम आप उसको 1 week लेटर करेंगे. इसमें क्या होगा कि बेसिकली आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेमोरी को फॉर दैट टॉपिक स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब आप इसमें जो है वो फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास जो है वो Pre-Med इज़ द ओनली वेबसाइट विच प्रोवाइड्स यू फ्लैश कार्ड्स. देयर आर 3 ऑप्शंस इन द फ्लैश कार्ड्स ना. For suppose if you are doing an MCQ, there comes an MCQ, ठीक है, and you know the answer. So there are 3 options below the flashcards that maybe again within 10 minutes or within 1 day, within 1 week. यानी कि आप चाहते हो कि जो flashcard जो questions हैं वो आपको इस टाइम पे रिपीट हो. यानी फॉर सपोज अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता एंड इट इज़ वेरी न्यू फॉर यू, तो आप विद इन 10 मिनट्स वाले पे क्लिक करके कि अगले 10 मिनट्स के बाद आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा. तो इससे क्या होगा? इससे आपको जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट है या MCQ है वो आपको जो है वो याद रहेगा. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप जो है वो 1 week पे क्लिक कर सकते हैं कि आफ्टर 1 week दिस कॉन्सेप्ट विल बी रिवाइज टू यू. So this is a space repetition topic concept, and you can use Pre-Med flashcards which will help you in space repetition. So now comes the mind maps. So what is mind map? Mind map ना simply एक ऐसी diagram होती है which helps you to turn the complex topic into easy understanding. Means अब आपके दिमाग में क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया है, बहुत सारी थॉट्स हैं जो कि आपको जो है वो बर्स्ट आउट करी हैं. तो बेहतर है कि उसको अगर आप एक पेज पे लिख लो, लेकिन आपको क्या लगेगा कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, राइटिंग दैम जस्ट क्वाइट बोरिंग ना. तो आप माइंड मैप्स बनाते हो. माइंड मैप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपने अपनी कोई भी एक थॉट्स को विजुअल वे में ऑर्गेनाइज कर लिया. अगर ठीक है, जैसे फॉर सपोज आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, ठीक है, उसे आपने पेपर के सेंटर पे जो है वो लिख लेना है.
देन आपने क्या करना है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर माइंड मैप, ओके। देन आपने क्या करना है कि सेंट्रल पॉइंट जो है ना, इससे आपने काफ़ी सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, और आपने जो भी उस सेंट्रल टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं, आपको उसमें जो है उसको मेंशन करना है। फिर अब उन सब टॉपिक्स का आपने क्या करना है कि नीचे कीवर्ड्स लिखने हैं, जो भी आपके जहन में, आपके माइंड में जो कुछ भी उससे रिलेटेड सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो फिर आपने अपनी रिलेटेड थॉट्स को और मतलब अपने तमाम आइडियाज़ को एक जगह कनेक्ट कर देना है। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द माइंड मैप? यू कैन सी द बिग पिक्चर ऑफ योर टॉपिक ना। आपकी जितनी भी थॉट्स होंगी, आपने उसको अगर एक पेपर पे ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें विजुअलाइज जो भी हमारी पिक्चर्स होती हैं, हमें उससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है एज कम्पेयर टू बोरिंग टेक्स्ट, ठीक है। सो इट इंकरेजेस यू टू थिंक क्रिएटिवली। सो नाउ कम्स द पोमोडोरो टेक्निक. Pomodoro technique is basically it's a time management technique that helps you to focus and get more done by working in short time ना. इट्स अ टेक्निक जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती है। अब हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मोबाइल्स वगैरह यूज़ करने शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया और इधर उधर की चीज़ों में ध्यान। तो अगर हम क्या करें कि जो है वो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें, तो हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीख सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक टास्क को या कोई भी टॉपिक को चूज़ करा जो भी आप लर्न करना चाहते हैं। आपने जो है वो टाइमर सेट करना है फॉर 25 मिनट्स। आफ्टर 25 मिनट्स, आपने जब तक 25 मिनट्स का टाइमर रहेगा ना, यू हैव टू वेरी फोकस। आपको कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना, नो सोशल मीडिया, नो इंटरप्शंस, ठीक है। जस्ट फोकस फॉर 25 मिनट्स. आफ्टर 25 मिनट्स व्हेन द टाइमर रिंग्स, you should take a 5 minute break. बट ये याद रहे कि ये ब्रेक शुड बी स्ट्रिक्टली 5 मिनट्स। इसमें आप जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे स्टेप्स यू हैव टू रिपीट दिस स्टेप्स 4 टाइम्स। जब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, देन यू शुड टेक अ लॉन्गर ब्रेक 15 to 30 मिनट्स। अब बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बेसिकली आपको ना बर्न आउट होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से बचाती है। आपका माइंड फ्रेश रहता है, और जब भी हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, वी कैन ईजिली रिटेन और रिमेंबर और अंडरस्टैंड द टॉपिक। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगी। और दूसरा ये कि आपको ये ब्रेन को अर्जेंसी में काम करना सिखाएगा कि किस तरीके से एक खास टाइम लिमिट में आप जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो I have also one technique, that is Feynman technique, which is not mentioned in the slide, but I want to share. This technique is simply based on the idea that if you can't explain something, you simply don't really understand. Means ये कि आपने जो है वो कोई भी एक टॉपिक लिया, ठीक है, और आप उसको अगर लर्न करना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, मे बी अपने आप को ही एक्सप्लेन करें, मगर इतनी सिंपल लैंग्वेज में करें, कोई जार्गन या कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ मत करें। अपने आप को इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में जो है वो इसको एक्सप्लेन करें। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, तो आपको कहीं कहीं जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही होगी, आप वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू स्टक, दिस इज़ योर नॉलेज गैप, ठीक है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन, बेसिकली गो बैक टू योर बुक्स और नोट्स, और वो जहाँ जाकर वहाँ पर वो नोट्स आप रीस्टडी करो, ठीक है, और अपने आप को फिर से दोबारा सिखाओ, एक्सप्लेन करो। ये आपको क्या करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है, री कर सकती है, और आपको पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग बना सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग, हाउ कैन यू मूव फ्रॉम पैसिव लर्निंग टू एक्टिव लर्निंग। सो इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पैसिव लर्निंग. First of all, I will explain passive learning to all of you, that you will get what active recall is, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, अब जैसे हम भी हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ज़्यादातर अपनी हाईलाइटेड की हुई बुक्स और नोट्स वगैरह को पढ़ रहे होते हैं ना, तो इससे हमें लग रहा होता है कि हमें आ रहा है, मगर एक्चुअली में हमें नहीं। अब हम तो वो रीड की हुई चीज़ें बार बार पढ़े जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रिटेन नहीं हो रहा होता, वो आपको सिर्फ लग रहा होता है ऐसा। अगर आप एक्टिव रिकॉल करोगे ना, एक्टिव रिकॉल इज ऑपोजिट टू दैट, यानी कि फॉर सपोज आपने क्या किया, आप अपने ब्रेन से बोले हो कि कोशिश करो उस चीज़ को याद करने की, ठीक है। फॉर सपोज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब मैंने वो टॉपिक जब पढ़ लिया, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी बुक बंद कर दूँगी और मैं एक ब्लैंक पेपर ले लूँगी। जब मैं एक ब्लैंक पेपर ले लूँगी, अब मुझे उस टॉपिक में से जो कुछ भी याद आता जा रहा है, मैं उसको जो है वो बुलेट पॉइंट्स में लिखती चली जाऊँगी। फिर उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अब मुझे बस इतना ही याद आ रहा है, देन आई विल चेक माई नोट्स और बुक्स और टेक्स्ट बुक जिस जहाँ से मैंने वो पढ़ा, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगी कि मैंने क्या मिस किया, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, इससे आपको अपने नॉलेज गैप्स भी पता लगेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, अच्छा फ्लैश कार्ड्स भी इसके अंदर एक्टिव रिकॉल के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर सपोज आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब उसमें एक क्वेश्चन आया, तो अब उसमें ऑप्शन होता है हमारे पास शो आंसर का ना, ठीक है। अब उसको नहीं करो, विदाउट फ्लिप इट ओवर आप सोचने की कोशिश करो जवाब को। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हो, अपने आप ब्रेन को फोर्स कर रहे होते हो कि भाई वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करे, और अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड इट करेक्टली. So this is active recall. So now Zibinisa will continue. We have the Premed.pk launch a new system, a new technique, that is pyramid, which will be further explained by Zibinisa. So this is basically a pyramid system. इसमें different levels होते हैं and this will help you to score 175 plus bookmarks. अच्छा, तो इसमें सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे नीचे सबसे हमारे पास इधर लिखा हुआ है लेक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, सही है. तो सबसे पहला जो हमारा एमडीकेट प्रिपरेशन में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ही होता है कि आप जो भी आपका लेक्चर है, जो भी आपका टॉपिक है, आप उसमें अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, सही है. अगर आपने अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए, लाइक अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप उस चीज़ में वीक हो या फिर आप वो चीज़ भूल रहे हो या फिर आपको वो सही से समझ नहीं, तो आप इसको वापस से समझो, वापस से उसको रिवाइज करो, अपने उस चीज़ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो. तो इस तरह आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो उतनी अच्छी बात है, और आप इस तरह 100 मार्क्स ऐसे ही स्कोर कर सकते हो, सही है. उसके बाद फिर दूसरा लेवल आता है हमारे पास प्रैक्टिस प्लस एप्लीकेशन. अब आपने जो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए हैं, आपने जो लेक्चर्स सुने हैं, आपने जो भी आपने जिस तरह अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किया, आपने जो भी किया है, अब आप उनको उन पे प्रैक्टिस करो, उनको अप्लाई करो अपनी प्रैक्टिस में. अब आप वो कैसे करोगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करो. इसके लिए आप जितनी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपके वो कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा पक्के होंगे और आपको इस तरह टाइम मैनेज करना आ जाएगा. क्योंकि एमडीकेट पेपर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेज करना. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी तो फायदा ही नहीं, आपके जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे आपका पेपर रह जाएगा और फिर आपके मार्क्स वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे, सही है. तो आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की. और जैसे मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल में बताया था कि जो 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट होते हैं, आप उनके लिए आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके वो 15% एमसीक्यूज भी आराम से निकल जाएंगे. तो प्रैक्टिस का फायदा ही ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो. अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद हमारे पास जो लेवल आता है वो पास पेपर्स का. आप पास पेपर सॉल्व करो. पास पेपर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स और उसके अंदर प्री मेड मैंने खुद यूज किया है. एंड मतलब प्री मेड की वेबसाइट पे आपको एक ही जगह हर चीज मिल जाएगी. तो आप लोग पास पेपर्स घर से सॉल्व करो. हर ईयर के हर बुक के मतलब हर बोर्ड और हर सब के पास पेपर्स मौजूद है, सही है. तो आप वहां से पास पेपर सॉल्व करो जितने ज्यादा पास, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभार हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, सही है. तो इस तरह आप 150 को आराम से कर लोगे. फिर लास्ट में आता है मॉक्स. आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने पास पेपर सॉल्व कर लिया. अब आपको जैसे एमडीकेट के एग्जाम का जो पैटर्न होता है, अब आपको वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी कि आपको कितना पोर्शन कितने टाइम में करना है, कितने कैसे कौन से कैसे एमसीक्यू है जिसमें आपको कितनी देर लगेगी. तो आप वो मॉक सॉल्व करो. जितने ज्यादा मॉक सॉल्व करोगे, आप देखो हमारे पास जो एमडीकेट का एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, सही. और इसका 180 एमसीक्यूज होते हैं. अब सपोज आपने प्रैक्टिस नहीं की, अब आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपना आप 90 या 70 एमसीक्यूज कर रहे हो, तो आप 1 घंटे के अंदर 180 एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट कैसे करोगे, सही है. तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी ज्यादा मॉक सॉल्व करोगे, आपको आइडिया होगा कि 3 घंटे में आपको किस तरह 180 एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करने हैं, सही है. तो आप ये पिरामिड सिस्टम को आप फॉलो करो और आप इंशाल्लाह आपके 170 प्लस स्कोर आ जाएगा. उसके अलावा नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर सकते हो. आपको इधर से मेंटर वगैरह आपके जो भी क्वेरीज है, आप वो भी आप उधर लिख लो, आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती हैं रिसोर्सेज में हमारे पास ये सारी रिसोर्सेज. इसमें सबसे पहले हमारे पास premed.pk की वेबसाइट है. उसके अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी. मेरी फेलो है तजीन, उसने भी प्रीमेड यूज किया, सही.
और तकरीबन सभी टॉपर्स प्री मेड यूज़ करते हैं। तो प्री मेड के अंदर हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर हमारे पास एक ही वेबसाइट के अंदर हर चीज़ मिल जाएगी, नोट्स, शीट्स, आपके पास निमोनिक्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एमसीक्यूज सिर्फ नॉर्मली आपके पास सब्जेक्ट वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, मतलब उसके बाद आपके पास पास पेपर्स वाले भी होंगे, फिर आपके पास मॉक्स भी हैं, मतलब आपको एक जगह हर चीज़ मिल रही है। सही है। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस बुक आ गई। प्री मेड ने अभी अभी अपनी ये न्यू प्रैक्टिस बुक लॉन्च की है, फिजिकल बुक। सही है। आपको ये चाहिए तो आप ये नीचे फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आप वो फिल कर लो, उसमें आप लिख लो। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस बुक है, इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, निमोनिक्स, चीट शीट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, एक तो जब हम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, अब वैसे भी पीएमसी ने बोला है, पीएमडीसी ने, कि उनके क्वेश्चन बैंक से आएंगे क्वेश्चन। सही है। तो अब उसके अंदर तो वो तो किसी भी बोर्ड की बुक से दे सकते हैं, राइट। अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर ये सारी बुक्स को वापस से खोल कर पढ़ो। और फिर दूसरी चीज ये होती है कि चलो आपने बुक्स पढ़ भी दी, आपने उन्हीं बुक्स में हाईलाइट भी कर दिया, लेकिन आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप वो हाईलाइटेड पॉइंट्स भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो हम जिस तरह हाईलाइट करते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम वापस से पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ें, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप ये फिजिकल बुक पढ़ लो। इस फिजिकल बुक के अंदर सारे बोर्ड हैं, पीटीबी, एफटीबी और ये एसटी, मतलब सिंध, पंजाब फेडरल, और उसके बाद केपीके वगैरह जितने भी बोर्ड्स हैं, उन सबकी बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट लिस्ट करके इधर लिखे हुए हैं, निमोनिक्स, चीट शीट्स, मतलब हर चीज है इस बुक के अंदर, और ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सी। उसके बाद दूसरी चीज आ गई एसकेएन वर्कशीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स की भी बात वही हो गई। देखो, हमारे पास एक फ्लैश कार्ड्स होते हैं जो हम खुद से बना रहे होते हैं, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सही है। अब आपको कोई खुद से ही फ्लैश कार्ड्स दे दे तो वो रिवीजन में और आपके लिए कितने फायदे होंगे, वो भी प्री मेड की वेबसाइट पे मौजूद है, सारे फ्लैश कार्ड्स, मतलब हर सब्जेक्ट के हर चीज के फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं, तो आप वो भी उधर से देख सकते हो। उसके अलावा जब मैं प्री मेड की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्री मेड की इस मंथ वापस एक सेल है, अब वो भी 60% ऑफ। अब आपको 60% ऑफ सेल मिल रही है, इतनी अच्छी, तो आप लोग कितने लकी हो। तो हमारे पास ये सेल के अंदर हमारे पास 2 बंडल्स हैं, एक बुकलेट बंडल है, एक डिजिटल बंडल है। सही है। बुकलेट बंडल हमारे पास 5600 का, डिजिटल 5000, और उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है। सही है। ये पास पेपर्स, मॉक्स और फ्लैश कार्ड्स वगैरह। अच्छा, बुकलेट बंडल के अंदर हमारे पास एमबीकेट बुकलेट है, जो मैंने अभी आपको फिजिकल बुक दिखाई है ना, जिसके अंदर सारे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह सारी चीजें, वो ही एमबीकेट बुकलेट है। सी, और डिजिटल बंडल के अंदर ये ऑपरेशन एमबीकेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास मोबाइल के अंदर वो जो टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, जो भी चीजें ना मोबाइल के अंदर आपके पास होगा। सही है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर अब मेरे एक्सपीरियंस की बात आती है। सही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा सा फन भी था। देखो, स्ट्रेस वाला एक्सपीरियंस सबका ही होता है, जाहिर सी बात है। सभी पहली दफा एग्जाम दे रहे होते हैं, सबको नहीं पता होता किस तरह तैयारी करना। अब आपको कोई अच्छे सीनियर, कोई अच्छे मेंटोर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सी, तो अब क्या होता है कि हम लोग कभी कभार बर्न आउट हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सही है। तो अब उसके लिए क्या है कि आप ये चीज़ों को, अपनी ये जो टेंशन वगैरह, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ना, इनको ख़त्म करने के लिए आप अपने माइंड को, जैसे आप थोड़ी देर पढ़ रहे हो, आप थक गए, तो आप उसका थोड़ी सी दूसरी चीज़ें कर लो, अपना थोड़ा सा माइंड कहीं और। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम आप कहीं और दो। लाइक जैसे मैं करती थी, मैंने अपने मोबाइल में ना दो गेम्स डाउनलोड कर लिए थे, जैसे एक सबवे सफर, जो सबको पता है। तो मैं क्या करती थी, जब थोड़ा सा पढ़ती थी, जब मैं बहुत थक जाती थी, तो मैं 5 to 10 या फिर कभी 15 मिनट्स मैं ब्रेक देती थी। कभी मैं 5 मिनट में कभी कोई गेम खेल लेती थी, या फिर मैं कुछ और करती थी, तो इससे मैं थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन इस तरह आपका ना आपका माइंड फ्रेश होता है, और फिर उसके बाद आप ना जब वापस पढ़ने बैठते ना, तो आपको अच्छी चीजें वापस सही से मेमोराइज होती हैं। दूसरी बात, बाकी तजीन आगे अपना एक्सपीरियंस बताएगी। तजीन। So, if I talk about my experience, so personally, मैंने भी, हमारे पास जो है वो मैंने आई वाज आल्सो प्री मेड यूज़र ड्यूरिंग माय एमडी कैट जर्नी। क्योंकि प्री मेड आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा होता है। सो आई यूज्ड टू डू एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस।
As pre-med provides you an extensive question banks, past papers, topical MCQs, subject-wise MCQs, also with detailed, perfect explanation which you require. ऑल्सो मैं ऐसा भी करती थी कि हमारे पास जो प्री मेड पे टाइम बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व वाला ऑप्शन होता है ना, आई यूज दैट ऑप्शन। ठीक है, जिससे क्या होता था कि मैं अपनी स्पीड को जो है ना वो कंट्रोल कर रही होती थी, देखती थी कि भाई मैं 3 आवर्स में किस तरीके से कर सकती हूँ। और स्पेशली जो मॉक टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं आपको। सो मैं वो टेस्ट भी बहुत करने की कोशिश करती थी, मॉक टेस्ट, जिसमें मैं ये कोशिश करती कि 3 आवर्स में, अब हमारे टाइम पे तो 200 MCQs होते थे। सो कि मैं ये सोचती थी कि मैं 3 आवर्स में किस तरीके से जो है वो 200 MCQs कर सकूँगी। तो हमारे पास जो टाइम बेस्ड क्वेश्चन वाली फीचर होता है प्री मेड का, तो मैं वो भी बहुत यूज़ करती थी। तो दिस इज़ अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ प्री मेड। बाकी स्ट्रेस की बात तो जहाँ तक ज़ेबुनिसा ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला कि जो है वो स्ट्रेस तो सबको ही होता है ना, बट यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस, यू हैव टू मैनेज द टाइम। क्योंकि स्ट्रेस आपको सिर्फ बर्नआउट करेगा, और अगर आप दिन भर स्ट्रेस लेते रहेंगे तो आप पढ़ाई इतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू ओवरकम ऑन दिस स्ट्रेस ना। जैसे ज़ेबुनिसा ने कहा कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप कुछ और काम कर लो, थोड़ी देर मोबाइल चला लो, या अपने थोड़ा फैमिली टाइम दे दो, 10-15 मिनट जो है वो फैमिली टाइम कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा और आप जो है वो बर्न आउट नहीं होंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ द सेशन, ज़ेबुनिसा कैन यू चेंज द स्लाइड? सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टिक टू द पीएमडीसी सिलेबस। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मुझे आपको ये एडवाइस करनी है पर्सनली, बिकॉज एज अ प्री मेड टीम वी वांट यू टू सक्सीड, टू एस। सो क्या होता है कि हमारे पास जो पीएमडीसी का जो ट्रेंड है, जो हम कई काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि हाँ ये सिलेबस है, मगर इससे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। तो जो भी एक अक्लमंद स्टूडेंट होगा वो हमेशा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस और चैप्टर्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है वो पूरा पूरा फोकस उन चैप्टर्स पे करने बैठ जाओ जो कि इंक्लूडेड नहीं है, मगर आपको इस लेवल पर आकर इतना आइडिया हो जाता है कि हाँ यार, इस चैप्टर से ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो इस सिलेबस में हमारे पास जो चैप्टर्स है, आपको उसको तो देखना ही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने उनको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है। ऑब्वियसली अगर आप अपने सेकेंड ईयर भी कर रहे हो या फर्स्ट ईयर करके आए हो, तो आपने वो चैप्टर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो स्केड्यूल्स की बात की कि स्टडी स्केड्यूल्स, उसको आपने अपनी ट्राई टू बेस्ट टू फॉलो दिस स्केड्यूल्स। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मैं खुद भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती थी, मगर जो है वो कोशिश ज़रूर करें कि आप अपने स्केड्यूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये आपको एक आइडिया देते हैं कि अच्छा भाई आप 1 महीने में कवर कर लेंगे। ऑब्वियसली अब आपका जो एमडी कैट है वो 5 अक्टूबर को जो है वो टेंटेटिव डेट है कि होगा, तो आपके पास 1 मंथ है। तो हमारे पास प्री मेड ने अपना 30 डेज स्केड्यूल जो है वो रिलीज़ किया है, जिसके अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको फिल कर सकते हैं, और आप हमारे मेंटोर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आपको गाइड भी कर देंगे, आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दे देंगे, और जो है वो आपको जो 30 डेज स्केड्यूल है वो भी मिल जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मॉक टेस्ट एंड सेल्फ क्विजिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्या आप टाइम मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, जो कि एमडी कैट का इटसेल्फ जो है वो पूरा उसका डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया है, उस लिहाज से मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो है वो 3 आवर्स में 180 एमसीक्यूज हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो अब ये तो है आपके एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी ना। सो नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू, ड्यूरिंग द एग्जाम यू हैव टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते ड्यूरिंग द पेपर। कैसे? वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर सपोज उन्हें एक एमसीक्यू नहीं आया, वो उस एमसीक्यू पे स्टक रहेंगे। ठीक है, और उसी को सोचते रहेंगे, आगे के छोड़ देंगे। आगे के अब उस सोचने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो आगे के एमसीक्यूज हैं वो जो है वो रह गए हैं आपके। अब क्या, भले ही वो आसान
क्योंकि आपने अपना सारा टाइम उधर एक उस MCQ पे कंज्यूम कर दिया, तो अब जब टाइम कम रह जाएगा तो वो जो इतने सारे MCQs हैं उनका प्रेशर बढ़ जाएगा और आप क्या कर सकोगे, आप उस वक्त मैनेज नहीं कर पाओगे। सो व्हाट्स द ट्रिक, कि आपको क्या करना है कि आपने जो है एक MCQ पढ़ा, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता, लीव इट फॉर नाउ, ठीक है। आपने क्या, मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ दें, लेकिन आप उस वक्त के लिए छोड़ दें, आप आगे कर लें। पूरे 180 MCQs में आपको जितना भी आता है, जो पहले आता है वो आप सारे पहले कर लें, जो नहीं आते लीव इट फॉर अ वाइल, ठीक है। देन जब आप सारे MCQs कर लो, देन कम टू दैट क्वेश्चंस। यकीन जाने आप जो है वो इफेक्टिवली जो है वो सोच पाएंगे। टिल माय MBBS लेवल मैं अभी तक भी यही करती हूँ। MDCAT के टाइम से लेकर मैं अभी तक भी ऐसा ही करती हूँ। मुझे जो MCQ नहीं आता ऑन द स्पॉट में उसे छोड़ देती हूँ, मैं उस पर अपना दिमाग नहीं लगाती। बाकी MCQ सॉल्व करने के बाद तो मेरा प्रेशर रिलीज हो जाता है कि अच्छा भैया मैंने सब कर लिया, अब मुझे सिर्फ इनके बारे में सोचना है ना। तो आपने अपना टाइम जो है वो इस तरीके से ड्यूरिंग द एग्जाम जो है वो इफेक्टिवली जो है वो मैनेज करना है, ठीक है, ठीक है। सो प्लीज़ दो बातों पर। और पास पेपर्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जो है वो पास पेपर्स करने होते हैं। पास पेपर से क्या, अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारी ये किप्स वगैरह की, स्टार की और ये डिफरेंट बुक्स होती है, इनको लेके बैठ जाते हैं। अब इनमें क्या है, इनमें बहुत सारे MCQs हैं आपके पास, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आप आखिर में बिल्कुल आखिर में आपको समझ ही नहीं आ रहा होता ना, कि आप बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन क्या होता है कि पास पेपर्स करने से, जो कि आपको प्री मेड जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, पास पेपर टॉपिकल सब्जेक्ट वाइज, आप जिस तरीके से चाहो MCQs मॉक टेस्ट सब कर सकते हो। तो पास पेपर से क्या होता है कि आपको आइडिया होता है कि व्हाट टाइप ऑफ MCQs यूजुअली कम इन द MDCAT एग्जाम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रैक्टिस बुक होती है उसमें इतना डिफिकल्टी लेवल होता है कि बच्चे को अगर नहीं आ रहे ना अच्छे खासे MCQs, तो उसको लगेगा कि उसकी तैयारी नहीं है और वो और ज़्यादा स्ट्रेस होता चला जाएगा। तो बेहतर है कि आपका जो ये आखिरी महीना रह गया है बिफोर MDCAT, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लैश कार्ड्स करें, और रिविजन टेक्निक्स को यूज़ करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करें, पास पेपर्स मॉक टेस्ट करें। जैसे कि प्री मेड ने अपना पिरामिड सिस्टम लॉन्च किया है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि हाउ टू स्कोर 175 प्लस, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल एस इट। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल एस इट इंशाल्लाह ताला। हाउ इज इट बिन इसा? So now, if you guys have any question, so आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म, आप उसके अंदर भी अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह है, आपको मेंटोर चाहिए, जो भी चीज़ें ना, आप उसमें भी लिख सकते हो, सही है। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, सो आप चैट बॉक्स में लिख दो।